हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष सिन्हा एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल सीजी कंपटीशन। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है अपने एग्रीकल्चर के बहुत सारे टॉपिक देख रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग जो है अपना एक नया टॉपिक देखते हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका टॉपिक है, यह जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो 5 से 6 वीडियो जो है बनने वाला है। तो धीरे धीरे करके हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के एक एक फसलों को जो है धीरे धीरे करके कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आप लोगों को जो है बहुत पसंद आने वाला है, और ये जो वीडियो है आप लोगों को दोस्तों पसंद आएगा तो बिल्कुल आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा चैनल है सीजी कंपटीशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, आज इसी क्रम में अब हम लोग जो है देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें। तो यार, छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों की बात हो और सबसे पहले धान की बात ना हो, यह तो गलत होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं धान के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल में धान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, धान से रिलेटेड जो है आपके पास में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वह हम लोग जो है आज डिस्कस करते जाते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आप लोगों को पूछा जा सकता है कि धान का वानस्पतिक नाम क्या होगा। धान का वानस्पतिक नाम क्या होगा? वानस्पतिक नाम, ठीक है। तो वानस्पतिक नाम धान का क्या होता है यार? इसका वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। नाम याद रखते जाएंगे दोस्तों आप लोग जो है, ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद फिर अब इसको पूछा जा सकता है कि यह जो है आपका धान जो है वह कौन से कुल से है, उसका स्पेसिस क्या है। ठीक है, तो वह कौन से कुल से है? तो इसका जो कुल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेमिनिया पोएसी। ठीक है, तो इसका जो कुल होता है वो क्या होगा? कुल, इसका कुल क्या होगा? गेमिनी या पोएसी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर आप पूछा जा सकता है कि इसका पुष्प क्रम क्या होगा। तो इसका जो पुष्प क्रम होता है वह होता है पेनिकल। इसका जो पुष्प क्रम होता है वो क्या होता है? पुष्प क्रम पेनिकल। यह आपका ये जो है क्वेश्चन जो है वो कॉमन है, यह जो है आपके पूरे फसल से रिलेटेड पूछा जाएगा। अब इसके बाद फिर पूछा जा सकता है इसके फल का प्रकार। तो इसका जो फल का प्रकार होता है वह होता है कोरियोप्सिस। फल प्रकार, फल प्रकार, तो ये क्या होता है दोस्तों? इसका कोरियोप्सिस। अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं इसी में। अब आपको पूछा जा सकता है इसका गुणसूत्र संख्या। तो इसका जो गुणसूत्र संख्या होता है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है 2n+24। गुणसूत्र संख्या तो कितना होता है? 2n+24। किसी में 24 होता है, और तो जब हम लोग जब दूसरे फसल की बात करेंगे तो उसमें किसी में 20 के आसपास भी आपका होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति स्थल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति स्थल जो इसका मुख्य माना जाता है वह बोला जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, इसका जो उत्पत्ति स्थल है वह क्या है? उत्पत्ति स्थल दक्षिण पूर्व एशिया। कभी कभी यह जो है आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो इसके जगह ऑप्शन में आपको मिलता है भारत बर्मा। भारत बर्मा, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। दोनों में से कोई भी आपके पास लगेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर पूछा जाता है कि धान में जो है प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो धान में दोस्तों प्रोटीन की जो मात्रा होती है वह होती है सिर्फ और सिर्फ 7%। यह जो है सभी अनाजों में सबसे कम प्रोटीन किसमें पाया जाता है? धान में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है? यहाँ पे 7%। तो सबसे ज्यादा धान में क्या पाया जाता है? तो धान में जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, चावल में सबसे ज्यादा पाया जाता है वह है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश। ठीक है,
विश्व में चावल उत्पादन करने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से है भारत, ठीक है। और विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश, ठीक है, विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश। तो देखो सबसे ज्यादा खेती की जाती है चावल का, वह है भारत में, लेकिन उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्पादन होता है चीन में, ठीक है। सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश पूछा जाएगा तो चीन है, और सबसे ज्यादा उत्पादन क्षेत्र वाला पूछा जाएगा तो क्या है? भारत है। तो इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। तो प्रमुख उत्पादक देश पूछेगा तो कौन कौन सा होगा? पहला चीन होगा, दूसरा क्या होगा? भारत होगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर पूछ सकता है आपको कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यह कहां पे स्थित है? यह आपका है मनीला, फिलीपींस में। कहां पे स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। और इससे रिलेटेड फिर आपको अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, केंद्रीय चावल संस्थान, केंद्रीय बात किया तो फिर इंडिया का, ठीक है, केंद्रीय चावल संस्थान केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो यह कहां पे स्थित है? यह जो है आपका कटक, उड़ीसा पे स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब देखो, अब विश्व में जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में जो है कहां पे खेती की जाती है? भारत में की जाती है। अब पूछा जाएगा आपको भारत में कितने प्रतिशत की जाती है? तो भारत में दोस्तों यह जो की जाती है वह कहां पे है? वह जो है 32% एरिया में। भारत में जितने भी प्रतिशत में भूमि है, तो उस भूमि के टोटल 32% हिस्से में क्या की जाती है? चावल की खेती की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में पूछा जा सकता है चावल उत्पादक प्रमुख राज्य। भारत में चावल उत्पादक प्रमुख राज्य, तो सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद फिर होता है आपका पंजाब में, पंजाब के बाद फिर होता है आपका उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़। ये जो है आपके क्या है? प्रमुख चावल उत्पादक राज्य है भारत के, ठीक है। अब देखो, अब चावल के यार, अब हम लोग जो स्पेसीज की बात किए थे, उसके जो है कुल की बात किए थे, ठीक है। तो चावल के जो है 2 स्पेसीज होते हैं, चावल के जो है 2 स्पीसीज है। कौन कौन से 2 स्पीसीज है? पहला है आपका ओराइजस सटाइवा, जिसको हम लोग जो है बताया, जिसको मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था। और ये जो है कहाँ पे है? ओराइजस सटाइवा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है? एशिया में, ठीक है। ओराइजस सटाइवा कहाँ पे है? एशिया में है। और दूसरा इसका जो और स्पेसीज होता है, दूसरा और जो फूल होता है वह है इसका ओराइजा ग्लेबेरेमा, ठीक है। दूसरा जो और इसका होगा वो क्या होगा? ओराइजा ग्लेबेरिमा। और यह जो है कहां पे पाया जाता है? यह जो है आपका अफ्रीका में पाया जाता है। दोनों का आप लोग याद रखेंगे कि इंडिया में कौन सा या एशिया में कौन सा है, ठीक है, और अफ्रीका में कौन सा, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो फिर छत्तीसगढ़ में यह पूछा जा सकता है आप लोगों की टोटल जो है धान के कुल कितनी प्रजातियां जो है यहाँ पे बोई जाती है? छत्तीसगढ़ में धान की जो है कुल कितनी प्रजातियां बोई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में धान के कुल जो है 24,350 प्रजातियां, ठीक है। कितने प्रजातियां बोई जाती है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में? जो है 23,450 प्रजातियां छत्तीसगढ़ में। कितनी प्रजातियां? 23,450 प्रजातियां जो है यहाँ पे बोई जाती है, ठीक है। अब उसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि इसमें से जो है सुगंधित चावल, ठीक है, सुगंधित चावल का छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ खेती होता है कितने प्रजातियों का? सुगंधित चावल का जो है 6 प्रजातियों का, सुगंधित चावल का 6 प्रजातियों का जो है यहाँ पे खेती होता है, ठीक है। और भारत में कितने सुगंधित चावल का होता है? भारत में जो है होता है टोटल सुगंधित चावल में से 150। और विश्व में टोटल कितने हैं सुगंधित चावल की प्रजातियां? 1000 है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं यार, टोटल विश्व में जो है सुगंधित चावल की प्रजातियां कितनी है? 1000, जिसमें से भारत में कितना बोया जाता है? 150। और छत्तीसगढ़ में सिर्फ और सिर्फ जो है 6 प्रजातियों का, 6 सुगंधित प्रजातियों का बोल रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितने प्रजातियों का बोया जाता है? 6 सुगंधित प्रजातियों का बोया जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं आगे। तो चावल के लिए, धान के लिए उपयुक्त जो तापमान है, उपयुक्त जो तापमान है वो कितना डिग्री है? तो उपयुक्त जो तापमान होता है धान के लिए, धान की खेती के लिए, वह होता है उस एरिया का जो तापमान है वो कितना होना चाहिए? 30 से 35 डिग्री तापमान, ठीक है। तापमान कितना होना चाहिए? 23 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है दोस्तों। और औसत वर्षा,
वर्षा होना चाहिए वहां पे 150 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितना होना चाहिए वहां पे 150 सेंटीमीटर। और वहां की जो जलवायु होगी वे कैसी जलवायु होगी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु होगी। जलवायु कैसी होगी, गर्म एवं आर्द्र जलवायु, जिसको हम लोग जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कौन सी जलवायु के नाम से, उष्ण कटिबंधीय जलवायु के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां से आपको और प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का कितना प्रतिशत धान एशिया में पैदा होता है। विश्व का कितना प्रतिशत धान एशिया में पैदा होता है, तो फिर कितना प्रतिशत होता है, 90%। एशिया में कितना प्रतिशत होता है, 90%। ठीक है, और क्या बोला जा सकता है, विश्व में दूसरे स्थान पर किस अनाज को खाया जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है कौन, चावल। सबसे ज्यादा खेती होती है वह किसकी होती है, मक्के की होती है। मक्के के बाद किसकी खेती होती है, सबसे ज्यादा होती है वो है चावल की खेती होती है दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब आपको पूछा जा सकता है कि भारत की जो सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी है। भारत की सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी, तो फिर भारत की सर्वाधिक खाद्यान्न फसल है वह कौन सा है, चावल। ठीक है, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, पश्चिम बंगाल में, आप लोगों को बता चुका था। ठीक है, और उत्पादकता, ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला देश। देखो, उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता दोनों में अंतर है। जैसे कि यार ये एक लैंड है आपका, ठीक है, ये एक लैंड है आपका, एक भूमि है, एक खेत है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, धान की उत्पादन करते हैं। तो जितने एरिया में हम लोग क्या करते हैं, जितने एरिया में हम लोग खेती करते हैं वह क्या कहलाएगा, इसका उत्पादक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब यहाँ पे जो उत्पादन होता है, ठीक है, यहाँ पे जो उत्पादन होता है वह क्या कहलाएगा, इसका जितना धान उत्पादन होगा वह क्या कहलाएगा, इसका उत्पादकता कहलाएगा। तो उत्पादन क्षेत्र किसका ज्यादा, पश्चिम बंगाल का, और धान भी कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन उत्पादकता कहाँ की है, उत्पादकता जो है पंजाब की। मतलब यहाँ पे जो है, जैसे मैं मान लेता हूँ यह जो है आपका 1 हेक्टेयर जमीन है, 1 हेक्टेयर खेत है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 1 हेक्टेयर में जो है ज्यादा फसल कहाँ पे होगा, वो क्या कहलाता है, उस वहां का जो है उत्पादकता कहलाता है। तो उत्पादकता कहाँ का ज्यादा है, वह जो है पंजाब का ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धान की पृथक्करण दूरी। ठीक है, धान की पृथक्करण दूरी, तो धान की जब हम लोग धान लगाते हैं तो उसकी जो पृथक्करण दूरी होता है, ठीक है, वह कितना होता है, वह जो है 3 मीटर की होती है। पृथक्करण दूरी कितने मीटर की होती है दोस्तों, 3 मीटर की होती है। ठीक है, और जब हम लोग रोपण करते हैं, धान की जब रोपण करते हैं तो रोपण दूरी कितनी होती है, रोपण करते हैं तो रोपण के समय इसकी जो दूरी होती है वह कितना होगा, वह जो है 20 × 10, ठीक है, 20 × 10 सेंटीमीटर होगा, 20 × 10 सेंटीमीटर होगा। क्या चीज, इसकी रोपण दूरी। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद फिर जो है अब आपको और पूछा सकता है कि धान के लिए उपयुक्त पीएच मान, धान के लिए जब धान बोते हैं तो वहां का जो भूमि है उसका जो है पीएच मान कितना होना चाहिए, तो पीएच मान कितना होना चाहिए, 4 से 6। पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4 से 6 होना चाहिए, किसका, भूमि का। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब ये तो हो गया आपका धान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं धान के किस्मों के बारे में। ठीक है, धान के किस्मों के बारे में, तो धान की किस्मों के बारे में बात करते हैं तो अब मैं जो है आप लोगों को बताता हूँ सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में, फिर उसके बाद जो है भारत के बारे में भी बताना स्टार्ट करूंगा कि यहाँ पे जो है कौन कौन सा धान जो है बोया जाता है और कौन कौन सा यहाँ का जो है प्रमुख जो है धान है, उसके बारे में आप लोगों को बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए, छत्तीसगढ़, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख किस्में हैं, प्रमुख किस्में, जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की प्रमुख देसी किस्मों के बारे में, जिसका खेती जो है पहले ज्यादा किया जाता था, लेकिन अब जो है क्या होने लगा, अब हाइब्रिड धान के आने के बाद से उसका जो है खेती जो है कम होने लगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले मतलब पहले के समय में ज्यादा बोए जाने वाला जो धान था वो कौन कौन सा था, वह था आपका सफरी, चौफुल, काला जीरा, दुबराज, सरना मासूरी। ये सब चीज क्या है यहाँ का, छत्तीसगढ़ का जो है, यह जो है देसी किस्म है।
ठीक है, जो पहले बोया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया, अब बहुत सारे हाइब्रिड धान आ गए हैं, जिसके वजह से यह जो किस्म है वह धीरे धीरे करके विलुप्ति के कगार पर जाते जा रहे हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ के जो है अभी के समय में सबसे ज्यादा बोए जाने वाले धान की। तो सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे बोए जाने वाला जो धान है वो कौन सा है, वह है आपका IR54, IR54, IR36, IR54, IR36, इंदिरा सोना, पूर्णिमा, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, नरेंद्र और धान 97, धान 97, ठीक है, और है MTU 1010, शताब्दी और सहभागी। यह जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख किस्म है। ठीक है, अभी के समय में बोए जाने वाले प्रमुख हाइब्रिड किस्म है। एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर देता हूँ इसके जो हाइब्रिड किस्म है उसके बारे में। वह है आपका IR54, IR36, इंदिरा सोना, पूर्णिमा, समलेश्वरी, दंतेश्वरी, नरेंद्र, धान 97, धान 97, MTU 1010, शताब्दी और सहभागी। यह जो है क्या है, यह जो है छत्तीसगढ़ के अभी के समय में बोए जाने वाले प्रमुख धान है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अब मैं बात करता हूं अब भारत में बोए जाने वाले प्रमुख धान की। भारत में बोए जाने वाले प्रमुख धान की, तो भारत में बोए जाने वाले प्रमुख धान है वह है आपका जमुना, करुणा, नाम याद रखते जाइएगा आप लोग, जमुना, करुणा, जया, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, अन्नपूर्णा, रत्ना, सरना मासुरी, लक्ष्मी भोग और है आपका हसन सराई, हंसराज और अंबे मोहर, मलिंजा, लुनीश्री और भोग। ये जो है क्या है, यह जो है यहाँ का जो है प्रमुख प्रजाति है, भारत का जो है प्रमुख बोए जाने वाले धान है। अब मैं बात करता हूँ भारत की जो है लंबे किस्म के धान के बारे में, बौने किस्म के धान के बारे में और सूखा अवरोधी प्रजाति के बारे में। भारत के लंबी किस्म के धान, बौने किस्म के धान और सूखा अवरोधी किस्म, सूखा अवरोधी किस्म। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप देखो ये जो आपका जो लंबे किस्म के धान है वो मोस्टली भारत में वह कौन कौन सा है आपका, काशी, सुधा और साकेत बुंदेला। काशी, सुधा और साकेत बुंदेला। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद फिर क्या होगा, अब इसके बाद फिर आपका जो भारत का जो प्रमुख जो बौनी किस्म के धान है वह कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है, गोविंद प्रसाद, जयंती, गोविंद प्रसाद, जयंती और कौन कौन से हो सकते हैं आपके, और जिसमें आपका जो है सोना, जया, कृष्णा विजय, सोना, जया, कृष्णा विजय और इसमें एक दो और धान को हम लोग ले सकते हैं जिसमें आपका बाला सरस्वती, जागृति, जगन्नाथ, पंकज, बाला सरस्वती, जयंती, बाला सरस्वती, जयंती, सॉरी पंकज, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ ये जो है भारत में जो है, और जगन्नाथ और जागृति भी आता है, इसमें आपका जो है जगन्नाथ और जागृति, ये क्या है, यह जो है आपका भारत में बोए जाने वाली बौनी किस्म के प्रमुख धान है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं सूखा अवरोधी प्रजाति के बारे में। तो सूखा अवरोधी प्रजाति में आपका कौन कौन सा आता है, नगीना 22, बाला, नगीना 22, बाला, और अब इसमें हम लोग जो है कावेरी को भी जो है इसी कैटेगरी में ले सकते हैं, कावेरी। तो ये जो फसल है दोस्तों, यह जो धान है, इसको आप लोग इसका नाम आप लोग याद रखेंगे क्योंकि आपको प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि इसमें निम्न में से बौनी किस्म का धान कौन सा है, या निम्न में से बौनी किस्म का धान कौन सा नहीं है।
ठीक है, या निम्न में से लंबी किस्म का धान कौन सा नहीं है, यह जो है आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये जो किस्म है भारत में प्रमुख बोए जाने वाली, इसको आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक इसी में, वह है आपका उत्तर पूर्वी भारत में धान की खेती। ठीक है, कि मतलब जो है उत्तर पूर्वी भारत में जो है धान की जो खेती है वह जो है किया जाता है, तो वह कौन कौन से मौसम में किया जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों धान की जो खेती है वह जो है आपका तीनों फसल के टाइम पे किया जा सकता है। तीनों फसल हम लोग कौन कौन सा देखे थे यार, तीनों फसल था हम लोगों के टाइम पे खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और नेक्स्ट था हमारे पास में जायद क्रॉप्स। ठीक है, तो फिर तीनों के टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों के टाइम पे जो है इसको बोया जा सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका क्या है, इसको हम लोग जो है ऋतु के हिसाब से बोते हैं। शरद ऋतु में बोते हैं, पहला शरद ऋतु में बो सकते हैं इसको, और दूसरा हम लोग जो शीत ऋतु में बो सकते हैं, और तीसरा हम लोग जो है इसको बसंत या ग्रीष्म ऋतु में भी क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है बो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो जब इसको हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते जाइए। हम लोग आप लोग जो है कॉलम बना लीजिए 3-4, जिसमें आपका क्या रहेगा, सबसे पहले में रहेगा आपके पास में फसल ऋतु। फसल ऋतु कि कौन कौन से ऋतु में इसका बोया जाएगा, और जब बोते हैं तो इसका स्थानीय नाम होगा वो क्या होगा, स्थानीय नाम क्या होगा। और स्थानीय नाम के बाद में फिर और क्या लिख सकते हैं आप लोग, बुआई का समय, बुआई का समय, और नेक्स्ट आप लोग लिख लीजिए कटाई का समय। कटाई का समय। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले शरद ऋतु में जब हम लोग जो है धान को जब शरद ऋतु में बोते हैं तो इसका स्थानीय नाम, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग जो है अस के नाम से जानते हैं। इसका नाम पड़ जाता है अस। और उसके बाद फिर इसका जो बुआई का जो समय रहता है वो कौन सा रहेगा, मई जून। मई जून यही समय होता है ना हमारा जो है खरीफ क्रॉप्स को बोने का। ठीक है, तो ये आपका खरीफ क्रॉप्स के टाइम पे बोएंगे, खरीफ फसल के समय पे बोएंगे। तो कब कब बोएंगे इसको, जो हम लोग मई जून के समय में। ठीक है, और जब मई जून के समय बोते हैं तो इसकी कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में। इसको इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी, कौन से समय में, सितंबर अक्टूबर में दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो धान का जो खेती होता है वह जो है आपका 90 से 135 दिन का भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग की वो जो धान है आप कौन से किस्म का बो रहे हो वो आपके जो है कटाई जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम लोग देखते हैं धान के दूसरे किस्म, धान बोने के जो है दूसरे ऋतु के बारे में। तो दूसरा हम लोग जो है इसको शीत के ऋतु में भी बो सकते हैं। इसको हम लोग जो है दूसरा शीत के ऋतु में भी बो सकते हैं। जब इसको हम लोग जब शीत के ऋतु में इसको बुआई करेंगे तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, खरीफ या अमन के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, खरीफ या अमन के नाम से जानते हैं। खरीफ या अमन के नाम से जब इसको जानते हैं तो फिर इसकी जब बुआई कब होगी, खरीफ या अमन की जून या जुलाई में। जून या जुलाई में। फिर इसकी कटाई कब होगी, जब यह जो एक महीना जब लेट आया तो फिर एक महीना क्या होगा, लेट से इसको इसकी कटाई करेंगे। तो कब होगा, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर में दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं आगे बसंत या ग्रीष्म ऋतु में। जब हम लोग जो है जब इसको कब बोएंगे, बसंत या ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में तो इसकी जो कटाई होगी वो कब होगी, इसकी जो इसका जो नाम होगा वो क्या कहलाएगा, इसका नाम कहलाएगा वो है बोरो। नाम क्या कहलाएगा, बोरो। ठीक है, और इसकी जो कटाई बुआई होगी वो कब होगी, नवंबर दिसंबर में। इसकी बुआई कब होगी, नवंबर दिसंबर में। मतलब यदि हमको क्या करना है, यदि हम लोग को जो है जब डबल फसल लेना है धान की, जब डबल फसल लेना है तो हमको जो है इसकी बुआई कब करना पड़ेगा, हम लोग को जो है शरद के समय में करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम लोग दूसरा फसल लेंगे तो फिर कब लेंगे, बसंत या ग्रीष्म ऋतु में लेंगे। ठीक है, ये कहाँ के बारे में बात हो रही है दोस्तों, उत्तर पूर्वी भाग की। ठीक है, भारत की उत्तर पूर्वी भाग की, छत्तीसगढ़ की खेती के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग मतलब जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो आपका इस साइड वाला राज्य है वहां के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नवंबर दिसंबर के समय में क्या करते हैं, धान की बुआई करते हैं। इसकी जो कटाई होगी वो कब होगी, मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अब आगे जो है इसी में धान के नर्सरी के प्रकार में।
तो धान के नर्सरी के जो है हम लोग जो है मोस्टली 3 प्रकार के बारे में देखेंगे। धान के जो है नर्सरी 3 प्रकार से तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपके पास में आर्द्र नर्सरी। तो आर्द्र नर्सरी में जो है क्षेत्रफल की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें आप लोग बस याद रखेंगे, ठीक है, क्षेत्रफल याद रखेंगे और पौधा तैयार होने का समय, ये दो चीज आप लोग जो है याद रखेंगे। तो इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होता है 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1000 मीटर स्क्वायर। आर्द्र नर्सरी में 1000 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो पौधा तैयार होने का जो समय है वो कितना होता है 20 से 25 दिन का। कितने दिन का 20 से 25 दिन का। अब शुष्क नर्सरी में क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा वह भी कितना होगा, वह भी जो है आपका 1000 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो पौधा तैयार होने का जो समय है वह कितना है 25 से 30 दिन का दोस्तों। अब उसके बाद फिर अब हम लोग तीसरा बात करते हैं डोबेक नर्सरी की। तो डोबेक नर्सरी का जो है डोबेक नर्सरी में जो है क्या होता है, जब हम लोग क्षेत्रफल जो है क्या होगा वहां पे 25 से 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है, कितना होगा 25 से 30 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या होगा बीज का जो दर होगा यहाँ पे वो कितना होता है आपका, बीज का दर जो है वहां पे 25 से 30 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे जो पानी की मांग होती है वो क्या होती है सबसे ज्यादा होती है, कितना होगा 900 से 2000 mm। इतना चीज आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब इसको आप लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और आगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं धान से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, कुछ और तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहला तथ्य आपके पास में कि 1 किलोग्राम धान के उत्पादन के लिए औसत कितने पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है दोस्तों। 1 किलोग्राम धान की उत्पादन के लिए औसत कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों वह है आपका औसत 5000 लीटर, ठीक है। याद रखेंगे कितने लीटर, औसत 5000 लीटर, ठीक है। अब दूसरा जो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है यहां से वह क्या है, ये आपके पास में कि धान में नाइट्रोजन उर्वरक की उपभोग क्षमता कितनी होती है, ठीक है। धान में नाइट्रोजन उर्वरक की उपभोग क्षमता कितनी होती है, तो वह कितना होता है 30 से 40%। क्योंकि धान में हमको जो है सबसे ज्यादा कौन सा खाद देना पड़ता है, कौन सा हम लोग को वहां पे फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, वह है आपका नाइट्रोजन का। तो सबसे ज्यादा वो कितना लगता है 30 से 40% ही वहां पे नाइट्रोजन लगता है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, विश्व में बोए जाने वाली प्रथम बौने किस्म, ठीक है, प्रथम बौने किस्म। तो विश्व में बोई जाने वाली प्रथम बौने किस्म का जो धान होगा वह कौन सा है आपका TN1, ठीक है। विश्व में बोई जाने वाली प्रथम बौनी किस्म का जो धान था वो क्या था आपका TN1। इसका नाम TN क्यों दिया गया था, क्योंकि इसकी जो खोज है वह कहां पे हुआ था, इसकी जो खोज है वह जो है ताइवान में 1964 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, ताइवान में कब हुआ था 1964 में, ठीक है। अब उसके बाद फिर पूछा जा सकता है आपके पास में एक प्रमुख धान है जिसका नाम है जया, ठीक है। जया को जो है एक और नए नाम से जाना जाता है, जया को जो है धान का जादुई किस्म के नाम से जाना जाता है। जया जो है धान की एक प्रजाति है जिसको कौन से नाम से जाना जाता है, धान की जादुई प्रजाति के नाम से जाना जाता है। यह क्या है, यह आपका जो है क्रॉस धान है, एक क्रॉस है, मतलब एक हाइब्रिड धान है। किसका यह जो है आपका TN1 टाइप क्रॉस 114, ठीक है, TN1 टाइप जया किसका क्रॉप है TN1 क्रॉस 114। ये जो है इसका क्या है, क्रॉस है, ये इसका हाइब्रिड है ये, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब नेक्स्ट अब हमको जो है पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय बौनी किस्म, ठीक है। तो प्रथम भारतीय बौनी किस्म क्या है आपका, यही जो है आपका प्रथम भारतीय बौनी किस्म का यहाँ विधान है, कौन सा, जया ही है, ठीक है। और यह जो है कब विकसित किया गया था, यह जो है भारत में जो है डॉक्टर शास्त्री द्वारा 1968 में जो है क्या किया गया था, इसको जो है बौनी किस्म को जो है विकसित किया गया था। और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, मिरेकल राइस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में प्रथम बौनी किस्म की धान, तो प्रथम बौनी किस्म की धान भारत में कौन सा है, भारत में है आपका मिरेकल राइस, ठीक है।
और इसका जो है खोज किसने किया था, इसका जो है खोज किसने किया था, इसका खोज किया था डॉक्टर शास्त्री द्वारा। कब? 1968 में। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद फिर क्या है, भारत के प्रमुख भारतीय उत्परिवर्तित किस्म। ठीक है, तो भारत के प्रमुख भारतीय उत्परिवर्तित किस्म कौन सा है? जगन्नाथ। ठीक है, और सूखा सहिष्णु किस्म। ठीक है, कि सूखा में भी होने वाला धान आपका कौन सा है? वह है आपका बाला और भवानी। ठीक है, ये दोनों धान को आप लोग याद रखेंगे। और तीसरा प्रश्न पूछा सकता है आपको सुपर धान का किस्म। तो सुपर धान का किस्म कौन सा है? सुपर धान का जो किस्म है वह है आपका लूनीश्री। ठीक है, सुपर धान कौन सा है? लूनीश्री। लवण सहिष्णु किस्म। ठीक है, लवण में भी होने वाला, लवण सहने वाला धान आपका कौन सा है? वह है जया और रत्ना। ठीक है, कौन सा धान है दोस्तों? जया और रत्ना। ठीक है, और गहरे जल वाले क्षेत्रों में होने वाले किस्म, तो जिसको जो है ज्यादा पानी की जरूरत होती है या फिर ज्यादा पानी वाले एरिया में भी होने वाला कौन सा है? पंकज और जगन्नाथ। ठीक है, कौन कौन सा धान है? पंकज और जगन्नाथ। जीवाणु पत्ती झुलसा रोग किस्म, वो कौन सा है आपका? TKM6। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम लोग बात करते हैं आगे कि यहाँ पे जो है भारत में जो है क्या है, भारत में जो है कौन सा धान जो है अभी के समय में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो भारत की मृदा के हिसाब से अभी के टाइम पे जो है IR24। ठीक है, IR24 नाम का जो धान है वो भी क्या एक हाइब्रिड धान है, वह जो है भारत की मृदा के हिसाब से सबसे उपयुक्त धान है। और भारत की मृदा के हिसाब से यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा उर्वरक मतलब खाद जो आप प्रयोग करते हैं वो हम लोग क्या क्या करते हैं? 100-50-100। ठीक है, उर्वरक क्या यूज करते हैं हम लोग? उर्वरक 100-50-50। और यह जो है किसका परसेंटेज रहता है? यह जो है आपका kg NPK पर हेक्टेयर। kg NPK पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे N क्या है? N का मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, P का मतलब क्या होगा? P का मतलब होगा फास्फोरस। और K का मतलब क्या होगा? K का मतलब पोटेशियम। ये तीनों का हम लोग क्या करते हैं? पोटास। ये मतलब इन तीनों चीजों का हम लोग जो है सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और तीसरा हम लोग दूसरा चीज और यूज करते हैं, वह क्या है आपका? जिंक। ठीक है, जिंक हम लोग कितना यूज करते हैं? जिंक जो है 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछा जा सकता है यहाँ के अब बीज दर के बारे में। ठीक है, तो फिर बीज दर दोस्तों मैं आप लोगों को जो 5 तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जब खेती करते थे तो फिर कौन से विधि से करते थे? छिड़काव विधि से। तो छिड़काव विधि में जो है सबसे ज्यादा धान लगता है। छिड़काव विधि में जो है सबसे ज्यादा धान लगता है। कितना धान लगता है? लगभग जो है 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, छिड़काव विधि में कितना धान का उपयोग करते हैं हम लोग? 100 kg पर हेक्टेयर। अब दूसरा है मेरे पास में नायल विधि। नायल विधि में मैं जो है धान का उपयोग कितना करता हूँ? वह है 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, कितना है? 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब इसके बाद फिर तीसरा होता है मेरे पास डिलीवर विधि। डिलीवर विधि में मैं कितना करता हूँ? डिलीवर विधि में 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, और उसके बाद फिर संकर धान, जिसको हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते हैं, तो संकर धान का यूज हम लोग कितना करते हैं? उसका यूज हम लोग करते हैं 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, कितना करते हैं? 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। वही हम लोग बात करें बासमती राइस की, बासमती धान की, तो उसका उपयोग कितना करते हैं? 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धान की बुआई की। ठीक है, तो धान की जो बुआई में बोते हैं तो फिर हम लोग जो है जब रोपण विधि से करते हैं, तो जब भूमि जो है जब क्षारीय भूमि होगा, जब क्षारीय भूमि होगा मतलब पीएच मान कितना होगा? पीएच मान जो आपका ज्यादा होगा, तो फिर हम लोग जो है क्या करेंगे? वहां पे जो है पौधे का जो रोपण का दिन होगा वो कितने दिन का होता है? 40 से 45 दिन का। कितने दिन का होगा? 40 से 45 दिन का दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम लोग जो है यहाँ पे जो नाइट्रोजन का जो उर्वरक यूज करते हैं वो क्या रहता है आपका? अमोनियम सल्फेट। क्या यूज करते हैं? अमोनियम सल्फेट। और एजोला और नीली शैवाल का प्रयोग कौन से फसल में किया जाता है? तो वह है आपका धान में। धान कौन सा फसल है जिसमें हम लोग एजोला और कौन सा, जहां पे हम लोग एजोला और हरित शैवाल का भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब हम लोग जो है धान के कुछ तापमान के बारे में बात किए थे, एवरेज तापमान के बारे में। तो धान के वृद्धि के लिए यह जो है अलग होता है दोस्तों, और उसके जो है उसके पकने के लिए अलग होता है। तो वृद्धि के लिए जो है कितना तापमान चाहिए? यहाँ पे वृद्धि के लिए चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
वृद्धि के लिए कितना डिग्री तापमान चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही मैं बात करूं इसको पकने के लिए, तो यहाँ इसको जो धान को पकने के लिए चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने डिग्री सेंटीग्रेड? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। उस ताप में जो है आपका जो धान है वो जो क्या होता है, बहुत अच्छे से पकता है। अब मैं बात करता हूं इसके जो है दाने और भूसे की अनुपात की। ठीक है, चावल के दाने, धान के भूसे और दाने के अनुपात की। तो उसमें जो अनुपात होता है दाना और भूसा में जो अनुपात होता है वह कितना होता है? वह होता है आपका 2:1। ठीक है, कितना होता है? 2:1। अब उसके बाद फिर वो पूछा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि धान की बीजों को कितने गहराई में बोना चाहिए? तो धान की बीज को जो है दोस्तों 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोनी चाहिए। कितने गहराई में? 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, एक जो है इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये जो है राइस, यह जो है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में, जिसको हम लोग जो है शॉर्ट में जो है SRI के नाम से जानते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये जो है आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में। और इसको जो है किसके लिए बनाया गया था? इसको जो है धान के फसल के संबंध के लिए ही संबंधित इसको जो है बनाया गया है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, यह जो है ये जो है आपका क्या होता है, इसका जो इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है कीटनाशक का भी बचत होता है। और धान का जो बीज दर होता है वो भी क्या होता है, धान का बीज दर यहाँ पे 100%। देखो ये SRI जो बनाया गया है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, वह क्या था, यह जो है धान को उपचारित प्रजाति के लिए का यूज करने के लिए बनाया गया था। जब उपचारित धान का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो उसका जो उपजाऊ क्षमता होगी धान का वो कितना होगा? 100% होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो उर्वरक या कीटनाशक भी जो है क्या लगेगा? कम लगेगा। कीटनाशक इसमें नहीं लगता, कीटनाशक की इसमें जो 100% बचत होती है। और बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक की भी यहाँ पे बचत होती है 95%। ठीक है, और चावल के तने को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि चावल के तने को क्या कहा जाता है? तो चावल के तने को जो है दोस्तों कल्म के नाम से जाना जाता है, CULM, इस नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो धान का कटोरा सबको पता होगा किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपको विश्व में प्रथम बासमती किस्म, तो बासमती राइस का सबसे जो प्रथम किस्म था वो क्या था? PRH10। ठीक है, क्या था? PRH10। ये जो है विश्व में जो है बासमती राइस का जो है प्रथम क्या था? यह जो है आपका प्रथम किस्म था। अब उसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि भारत में जो है या फिर जो है धान में लगने वाली प्रमुख कीट कौन कौन सा है? तो भारत में लगने वाला दोस्तों प्रमुख कीट, तो यहाँ है आपका गंधी बग, कट वर्म। ठीक है, गंधी बग और कट वर्म, ये जो है भारत में जो है मोस्टली लगने वाले क्या है, धान में जो है मोस्टली लगने वाले कीट है। अब मैं बात करता हूं धान में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में। धान में होने वाले प्रमुख रोग, तो धान में होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग नाम, यह जो आपको पूछा जाता है काल मिर्च, लीफ रोलर। ठीक है, काल मिर्च, लीफ रोलर, धान का, और क्या बोल सकते हैं इसको, काल मिर्च, लीफ रोलर और धान का बंका कीट। ठीक है, धान का बंका कीट, और क्या होता है, और इसमें जो है धान का झुलसा रोग, और है आपके पास में सहसा मरी रोग। ठीक है, सहसा मरी रोग जिसको हम लोग जो है ब्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपके पास में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है ब्राउन स्पॉट। ठीक है दोस्तों, भारत में जो है धान में जो है क्या है लगने वाला जो है प्रमुख जो रोग है वो क्या है, ब्राउन स्पॉट।
इसी के वजह से क्या हुआ था, इसी के वजह से 1943 में 1943 में जो है बंगाल में क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक है, ब्राउन स्पॉट में जो है क्या पड़ा था, ब्राउन स्पॉट की वजह से जो है भारत में अकाल पड़ा था। तो अब ये भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड आपको कि ब्राउन स्पॉट विरोधी किस्म कौन सा है। ठीक है, ब्राउन स्पॉट रोधी किस्म जो है धान कौन सा है, तो ये कौन कौन सा आपका कृष्णा, साबरमती और IR24। कृष्णा, साबरमती और IR24 यह जो है ऐसे फसल है जिसमें जो है जिसमें आपका ब्राउन स्पॉट नहीं होता। ठीक है, चलिए ये हो गया इससे रिलेटेड आपका इतना। अब उसके बाद फिर अब नेक्स्ट आपको और पूछा जा सकता है यहाँ से कि जब हम लोग क्या करते हैं, और जब हम लोग जो है चावल को धुलवाते हैं या उसको जो है पॉलिश करवाते हैं, चावल को जब धुलवाते हैं या फिर उसमें पॉलिश करवाते हैं तो उसमें आपका जो है कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपका विटामिन निकल जाता है चावल को पॉलिश कराने से, विटामिन B1। कौन सा है, विटामिन B1। और विटामिन B1 से होने वाला, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमीन। क्या चीज है, थायमीन। और विटामिन B1 से जो है होने वाला रोग कौन सा है, बेरी। ठीक है, मतलब जो है चावल के छिलकों के निकलवाने, मतलब चावल को जो है पॉलिश करवाने से वहां पे जो है क्या होगा, वहां उससे होने वाला जो रोग है वो क्या होने वाला है, बेरी। और आपको पता ही होगा कि 2014 में, ठीक है, सन 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, जो 2014 है उसको जो है अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया था। तो आपको पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कब अंतरराष्ट्रीय चावल वर्ष के नाम से क्या किया था, सेलिब्रेशन किया था। तो वहां आपका वर्ष कौन सा है, 2014। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान यहाँ कहाँ पे स्थित है, आपका कटक, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, और उसका फिर और आपको पूछा जा सकता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान अकादमी, यह कहाँ पे है आपका स्थित, यह है आपका हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इतना आज हम लोग पढ़े हैं, तो इतने चीजें को आप लोग जो है याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बनना ही बनना है, और ये जो आपका टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप दोस्तों, तो ये जो आज का वीडियो है यह जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो और आप लोगों को पसंद आया तो बिल्कुल आप लोग जो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा जो चैनल है सीजी कॉम्पिटिशन, उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वह जो है सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों आज का जो टॉपिक था हमारे पास धान, उससे रिलेटेड आपके मन में और कोई सा भी प्रश्न होगा या डाउट होगा, उसको आप लोग जो है हम लोगों को नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन पे जो आराम से पूछ सकते हैं, और उसका जो सॉल्यूशन आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो है नए लेक्चर्स के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।